दोस्त इतिहास की ना एक बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ है। हर जनरेशन आती है और ये बिलीव करती है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर को। हर जनरेशन आती है सीना ठोक के कहती है भाई हम सही के साथ है। हर जनरेशन कहती है हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं सही के लिए। वो संघर्ष तो छोड़ो, ये कहते हैं हम समझ रहे हैं उस सत्य को। लेकिन ना मेरे मित्र, हिस्ट्री थोड़ी सी क्रूएल है। एक आदत है उसकी बड़ी गंदी, उस सबको एक्सपोज कर देती है। क्योंकि वो लोग जिनको आज के डेट पे हीरोज के तरह सेलिब्रेट किया जाता है, अपने ज़माने में उनको गाली बकी जाती थी, उनके तरफ हेटरेट छोड़ी जाती थी, उनको डेंजरस बोला जाता था, उनको अनरियलिस्टिक बोला जाता था, उनको कहा जाता था अबे इस तरीके से दुनिया नहीं चलती, या तुम गलत टाइम पे पैदा हो गए हो। भगत सिंह को हर किसी ने प्यार नहीं किया, B.R. अम्बेडकर के आइडियाज़ हर किसी ने एक्सेप्ट नहीं करे, सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज़ के साथ हर किसी ने एग्री नहीं किया। बट उन सबके पास एक चीज़ थी जो बड़ी कॉमन थी, विच इज बिकमिंग वेरी डेंजरसली रेयर टुडे। एक गूदा, एक करेज, सवाल उठाने का उस दुनिया के ऊपर जिस दुनिया में वो पैदा हुए थे। और शायद यही सबसे दर्दनाक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हमने उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई अपने अंदर सही में ली, या फिर हम जो उनका गूदा था वो खो चुके हैं। बट आज दोस्त एक बहुत ही दर्दनाक सवाल हम सबको अपने ऊपर उठाना चाहिए। क्या हम फ्रीडम की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमने उनसे इनहेरिट तो कर ली, लेकिन हम वो गूदा शायद भूल गए उनकी करेज का। क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ एक रूलर को हटा के दूसरे रूलर को लाने की कभी थी नहीं। स्वतंत्रता कभी झंडा लहराने की थी नहीं। स्वतंत्रता कभी एक स्पेसिफिक डेट सेलिब्रेट करने की थी नहीं जो हिस्ट्री में हो चुकी है। स्वतंत्रता वाज सपोज टू मीन समथिंग वेरी डीपर, विच इज फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू क्वेश्चन, फ्रीडम टू डिसएग्री एंड फ्रीडम टू स्टैंड अलोन जब सब कोई साला चुप्पी साध के खड़ा हुआ है। इसी पखडंडी, इसी रास्ते में हम लोग लॉयल्टी को ओबीडियंस से कंफ्यूज करने लग गए। मतलब हम वफादारी को गुलामी से कंफ्यूज करने लग गए। हम लोग क्रिटिसिज्म को हेट्रेड से कंफ्यूज करने लग गए। हम लोग कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को अटैक करने लग गए। एंड द मोमेंट एक सोसाइटी डरने लग जाए दो सवाल से, वो आगे बढ़ने से रुक जाती है। उसका इंजन समझ लो वहीं रुक जाता है। यही है दोस्त कड़वा सच। हर एक जनरेशन को लगता है कि उससे पहली वाली जनरेशन ने उसको फेल कर दिया था, बट हर एक जनरेशन इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबल बन जाती है कि तुम अपने आने वाली जनरेशन के लिए रास्ता कैसे खोदोगे। तो सवाल ये नहीं है क्या जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स आए थे वो हमसे प्राउड हैं। सवाल ये है अगर आज उन्होंने हमें इस हाल में देख लिया होता तो क्या वो अपने भारत को, इंडिया को पहचान भी पाते जिसके लिए वो मर मिट जाने के लिए तैयार थे, और मर मिट गए भी थे। क्योंकि जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ नहीं सैक्रिफाइस करी थी कि जिससे तुम उनका नाम आंख पे पट्टी बांध के सिर्फ जपते जाओ जैसे कोई मंत्र है। उन्होंने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करी थी जिससे कि हमारी जनरेशन अपने बारे में सोच पाए और अपने आने वाली 10 जनरेशंस का काम करके जाए। उनको फॉलोअर्स नहीं चाहिए थे भाई, उनको असली सिटीजन्स चाहिए थे। तो आज भाई साहब हम लोग भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर B.R. अम्बेडकर को एज स्टैचूज नहीं देखेंगे जो एक उनकी डेट मनाई जाती है, जाके माला चढ़ा देते हैं लोग, लेकिन उनके आइडियाज भूल जाते हैं। क्योंकि स्टैचूज को वर्शिप करना, स्टैचूज के आगे हाथ जोड़ना सबसे आसान होता है, आइडियाज को फॉलो करना सबसे मुश्किल होता है। तो आज हम ये चीज पूछेंगे कि सही में हमने अपने फ्रीडम फाइटर्स के आइडियाज को समझा जो उन्होंने दिया था, या सिर्फ हमने अपने ऊपर उसको चेप लिया, आंख बंद करके माला चढ़ा के आ गए वापस। इमेजिन करिए दोस्त, आप खड़े हैं आमने सामने एक 23 साल के नौजवान के सामने। उसके पास कोई पावर नहीं, कोई पोजीशन नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि अगले कुछ चंद सालों में वो सर्वाइव भी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी वो इंसान निडर था, उसको किसी चीज को खोने का डर नहीं था। उस इंसान का नाम था भगत सिंह, जिनको हम प्यार से शहीद भगत सिंह भी बुलाते हैं। ज्यादातर लोगों को भगत सिंह के बारे में ये पता है कि भाई यंग रेवोल्यूशनरी थे, गरम खून था, जो कि अपनी मौत से पहले, एग्जीक्यूशन से पहले हंसते हुए चढ़ गए थे सूली के ऊपर। बट वो सिर्फ एक चैप्टर है दोस्त उनकी जिंदगी का जिसको देख के लोग खुश हो जाते हैं। भगत सिंह का सबसे बड़ा हथियार कभी भी गोला बारूद बंदूक था ही नहीं, वो था उनका आइडिया। वो खुद उन्होंने कहा। ज्यादातर लोग उनको ऐसे याद रखते हैं कि भाई ही वॉज समवन जो कि ब्रिटिश राज को हटाना चाहते थे, बट उनका जो विजन था ना भाई बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। वो सिर्फ फॉरेन रूल के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे थे, वो एक ऐसी चीज के लिए लड़ रहे थे जो कि लोगों के अंदर कूट 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 के भरा हुआ है। सोचो क्या, पहला डर, दूसरा अंधभक्ति, ब्लाइंड ओबीडियंस, ब्लाइंड डिवोशन। और ये जो आदत है कि चीजों को एक्सेप्ट कर लो बिना उन पे सवाल उठाए, बिना उन पे विचार करे, इसके ऊपर उनका सबसे बड़ा क्रोध था। भगत सिंह जो कि 1907 पंजाब में पैदा हुए थे, यंग एज से उन्होंने क्या देखा भाई, रियलिटीज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, कि यार ये तो थे कुछ करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर ने उनके ऊपर एक बहुत गहरा इंपैक्ट डाल दिया। उनके लिए फ्रीडम सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्ड नहीं था, वो पर्सनल था,
दिल को छू गया था, वो ह्यूमन डिग्निटी से बहुत ज़्यादा करीब था। बट ऐसी क्या चीज़ है जो भगत सिंह को फैसिनेटिंग बनाती है? और वो ये नहीं है कि वो रेवोल्यूशनरी थे, वो ये है कि ही वॉज अ थिंकर, ही वॉज अ फिलोसोफर। जब ज़्यादातर लोग सिर्फ उनके एक्शंस को याद रख के रह गए, उनकी किताबें भूल गए, उनकी राइटिंग्स भूल गए, उनके सवाल भूल गए, उन्होंने एक ऐसे लिखा व्हाई आई एम एन एथीस्ट, उसके ऊपर मैंने विस्तार से वीडियो बनाए हुए हैं, 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, उनमें से एक आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे भगत सिंह ने एक्सप्लेन किया कि वो क्यों वैल्यू करते हैं रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग की। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सवाल उठाए बिलीफ्स के ऊपर इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग देम आंख बंद करके। उन्होंने ये माना कि सोसाइटी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकती जब तक लोग डरेंगे सवाल उठाने से, और शायद इसी वजह से भगत सिंह आज की डेट में भी रेलेवेंट है। जहाँ देखो भैया नारे लगते हैं ना इनकलाब जिंदाबाद के, वहां भगत सिंह की छाती के ऊपर तस्वीर पहन के लोग पहुंचते हैं। क्योंकि इमेजिन करो दोस्त, अगर भगत सिंह आज हिंदुस्तान में पैदा हो गए होते, भारत में पैदा हो गए होते 2026 में, क्या उन्होंने हमसे कहा होता? शायद उन्होंने हम यूथ की आंखों में आंखें डाल के ये बोला होगा कि भाई लोग, तुम लोगों के पास इतना एक्सेस है नॉलेज का देन एनी जनरेशन दैट केम बिफोर यू। तुम कुछ भी सीख सकते हो, तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, तुम किसी भी चीज पे सवाल उठा सकते हो, तो भैया तुम लोगों ने सोचना क्यों रोक दिया? क्योंकि आज हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, ना 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 ना, हमारे पास ओवरलोड है इंफॉर्मेशन का। बट इंफॉर्मेशन का मतलब समझना नहीं होता। इंफॉर्मेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू अंडरस्टैंडिंग। हम लोग घंटे बिता देते हैं क्या करने में? स्ट्रेंजर्स के साथ ऑनलाइन में कमेंट सेक्शन में लड़ेंगे, हम ओपिनियंस रिपीट करते हैं बिकॉज हमारे फेवरेट क्रिकेटर ने, सेलिब्रिटी ने, मतलब पॉलिटिशियन ने उसको रिपीट कर दिया है, तो हम भी एक टेप रिकॉर्डर की तरह जप रहे हैं उसको। हम लोग चिढ़ते हैं, हेटरेट देते हैं ऐसे लोगों को जिनके बारे में हम 1% भी नहीं जानते हैं, जिनसे हम कभी मिले भी नहीं, शायद मिलेंगे भी नहीं अपनी जिंदगी में। भाई सोचो, हम उन आइडियाज को डिफेंड करते हैं जिन आइडियाज को कभी हमने बैठ के ठीक से तराशा भी नहीं, ठीक से हमने उसको एग्जामिन भी नहीं किया। और शायद भगत सिंह इसको बहुत ही अजीब मानते हैं, डर जाते वो आज के युवा को देख के, आज के भारत को देख के। क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने अपने फाइनल ईयर्स फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री पढ़ने में निकाल दिए, वो शायद ये सवाल पूछते, क्या तुम अपनी फ्रीडम यूज कर रहे हो अच्छा और बेहतर सोचने के लिए, या फिर अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल कर रहे हो आंख बंद करके किसी को भी कुत्ते की तरह फॉलो करने के लिए? देखा है कुत्ते को दुम हिलाते हुए कैसे लोगों के पीछे भागता है? क्या तुम वो बन गए हो? भगत सिंह का सवाल है तुमसे। भगत सिंह का जो क्रांति का आइडिया था वो सिर्फ ये नहीं था कि आप एक रूलर बदलें और वहां पे दूसरा रूलर ले आए, एक वर्ड क्रिएट करे, उस वर्ड को किसी और चीज से भर दे। उनके लिए क्रांति, रेवोल्यूशन का मतलब था पूरी तरीके से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दो। और शुरुआत होती है कैसे लोग सोचते हैं, कैसे लोग इनजस्टिस पर, अन्याय पे सवाल उठाते हैं, कैसे लोग एक बेहतरीन फ्यूचर बनाते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं। दिस इज द अनकंफर्टेबल क्वेश्चन जिससे लोग एक सुन के 4 छोड़ो, 64 छोड़ो, 172 हो जाएगी। भारत ने इंडिपेंडेंस तो गेन कर ली, बट क्या हम भारतीय सही में फ्री हैं? या तुम कहीं पे भी हो, जिस भी देश में हो भाई, भारत भी छोड़ो, तुम पाकिस्तान से हो, तुम बांग्लादेश से हो, तुम श्रीलंका से, आई डोंट नो हिंदी देखते हैं, तुम नेपाल से हो, या तुम एनआरआई हो, जिस भी देश से खुद को बोलते हो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, क्या सही में आई वी ट्रूली बिकम फ्री? क्योंकि फ्रीडम सिर्फ एक्सटर्नल कंट्रोल हटाने से नहीं आती, फ्रीडम आती है बाय फ्रीइंग योर माइंड। खुले छुट्टे सांड की तरह अपने दिमाग को चलने दो मेरे दोस्त, बन जाओ एक क्यूरियस फूल, एक ऐसा फूल, एक ऐसा गधा गपौच जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है। एक ऐसा इंसान जो कि डरता है, जो कि कंट्रोल्ड होता है। एक ऐसा इंसान जो कि कब्जे में है डर के, फियर के, वो कभी फ्री नहीं हो सकता। एक ऐसा इंसान जो कब्जे में है हेटरेट के, हेट छोड़े दे रहा है, छोड़े दे रहा, कभी फ्री नहीं हो सकता। एक ऐसा इंसान जो सवाल नहीं उठा सकता अपने खुद के बिलीफ पे, रूह कांप जाती है भैया, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सवाल कैसे उठा ले, वो कभी साला फ्री नहीं हो सकता, स्वतंत्रता नहीं ले सकता। और शायद यही होता सबसे बड़ा सेटबैक भगत सिंह के लिए, अगर आज वो आके तुम लोगों को देख गए होते, हम लोगों को देख गए होते। और अगर वो आ जाते हैं, देखते कि भाई लोग डिसएग्री कर रहे हैं, उसको देख के वो डिसअपॉइंट नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। डिसएग्रीमेंट होना बहुत नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। एक हेल्दी सोसाइटी में डिबेट चाहिए, बट दिक्कत तब आती है जब हम डिबेट को हेट्रेट से रिप्लेस कर देते हैं। हम लोग क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को सर्टेनिटी से, क्या ये हो सकता है, नहीं 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 नहीं, यही हो सकता है से रिप्लेस कर दे। हम अंडरस्टैंडिंग को आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दे। क्या सा तुम अपने ऊपर सवाल उठाते हो, मैं हूं कौन, नाम तो तुम्हारा पड़ गया, मैं हूं कौन, या फिर बोलते हो मैं तो यही हूं, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। हाथी ठोकने वाली बात नहीं है भाई, टूटोगे एक दिन। सबका वक्त आता है, किसी का 1 महीने में आता है, किसी का 1 साल में, किसी का 10 साल में, किसी का 30 साल में, लेकिन वक्त जरूर आता है। ये जो दुनिया है ना, थपेड़ जरूर, गुत्ती जरूर बजाती है दोस्त तुम्हारी। एक 23 साल का नौजवान मौत की तरफ चल पड़ा,
क्योंकि उस इंसान को ये बिलीव था उसके आइडियाज़ पे कि मेरे आइडियाज़ आर वर्थ सैक्रिफाइसिंग फॉर। शरीर भले ही चले जाए लेकिन आइडियाज़ रह जाएंगे। एक और ऐसा इंसान आया था जिसका नाम था सोक्रेटिस, सुकरात, ग्रीक फिलोसोफर। उसको बोला, एथेंस की सरकार ने बोला कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तो उसके लोगों ने, दोस्तों ने बोला भाई हम आपको बचा लेते हैं, छोड़िए, रातों रात भाग जाइए, क्यों अपने आप को खत्म करवाना है। मैं तो भाग जाऊंगा दोस्त, लेकिन मेरे आइडियाज मर जाएंगे, शरीर बच जाएगा, मेरी क्रांति खत्म हो जाएगी। क्रांति नहीं खत्म होने देना है। द रेवोल्यूशन मस्ट गो ऑन जस्ट लाइक शो मस्ट गो ऑन। और आज ज्यादातर लोग ये अनकंफर्टेबल आइडियाज अवॉइड करते हैं क्योंकि वो उनका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब करता है। शायद अगर भगत सिंह आज आ जाते ना हमारे सामने, आ जाए कुछ चंद मिनटों के लिए ही सही, तो हमसे ये बोलते कि भाई हमें ऑनर दे के कोई फायदा नहीं, हम फ्रीडम फाइटर्स को सिर्फ हमारा नाम याद रख के माला चढ़ा के हमारी तस्वीरों के ऊपर, अगर हमें ऑनर, हमें इज्जत देनी है ना, तो उन चीज़ों को कंटिन्यू करो जिन चीज़ों के लिए हम लड़े। वो अंदर में करेज लाओ सवाल उठाने का, अंदर में करेज लाओ वापस से सोचने का, अंदर में करेज लाओ अकेले खड़े रहने का जब सबकी फटी पड़ी है। क्योंकि भगत सिंह को एक ऐसी जनरेशन नहीं चाहिए थी जो उनकी पूजा करे, उनको वर्शिप करे, उनको अपना ही गॉड बना ले। उन्हें एक ऐसी जनरेशन चाहिए थी जो उनके तरह विचार रख पाए, सिर्फ उनके आंसर्स को कॉपी करके नहीं, बेहतर सवाल उठा के। और यहाँ पे भगत सिंह रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके के रेवोल्यूशन, क्रांति को, जो है क्रांति ऑफ आइडियाज, जो कि रेवोल्यूशन ऑफ थॉट। एक और रेवोल्यूशनरी आए थे जो ये मानते थे कि आइडियाज ही सब कुछ नहीं होता, समटाइम्स स्वतंत्रता के लिए एक्शन जरूरी होता है, सैक्रिफाइस जरूरी होता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, एंड अंदर में गूदा होना चाहिए। और अगर तुम बोलते हो ना अरे ये तो इम्पॉसिबल है, तो अंदर में इतना गूदा रखो कि उस इम्पॉसिबल को चैलेंज करने के लिए खड़े हो जाओ। दोस्त, इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखेगा जिनको स्वतंत्रता सही में चाहिए थी, बट बहुत ही कम लोग थे जो कि उसके पीछे पड़ जाना चाहते थे। ऐसे वक्त में जब पखडंडी लगती थी कि स्वतंत्रता पानी बड़ी मुश्किल है, सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक इंसान थे। एक ऐसे वक्त में जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि फ्रीडम, नेगोशिएशन, पेशेंस और चुप्पी साध के बैठ जाइए तो आ जाएगी, अहिंसा से आ जाएगी। बोस ने कुछ अलग ही माना। उनका मानना था फ्रीडम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी तश्तरी में रख दी जाएगी, आपके पास आ जाएगी। फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। बोस ऐसे इंसान नहीं थे जो कि लिमिट्स बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर ले। ही वॉज एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर किया था, जो कि उस टाइम पे भी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पोजीशन था ब्रिटिश रूल के अंडर। कंफर्टेबल लाइफ, ब्यूरोक्रेटिक लाइफ, चैन की जिंदगी जियो, इधर उधर घूमो, उनके लिए इंतजार कर रही थी। क्योंकि भाई उस वक्त जो ब्रिटिश के आगे पीछे करते थे, उनके चाटुकार होते थे, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। ठीक है भाई, जिंदगी बड़ी अच्छी है, एक सिक्योर करियर, इज्जत, ताकत, बट इस बंदे ने बोला मेरे को सब चाहिए ही नहीं। क्योंकि उन्होंने ये बिलीव किया कि एक ऐसे सिस्टम पे भरोसा रखना, एक ऐसे सिस्टम पे को सर्व करना जो कि आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी कंट्री को कंट्रोल कर रहा है, वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई सिविल सर्विस का एग्जाम लेके। एंड शायद यही था उनका सबसे पहला लेसन बोस का, जो आज की जनरेशन को वो देते। कभी कभार सबसे बड़ा जेल वो नहीं होता जहाँ पे आप चार दीवारी के अंदर बैठ के सरिये लगे हुए और फिजिकल जेल, वो कंफर्ट होता है। कल्पना करिए सुभाष चंद्र बोस आज के ज़माने में पैदा हो जाते, क्या पूछते हम लोग उससे, क्या बात करते, आंखों में आंखें डाल के पूछते कि भाई तुम कहते हो तुम्हें चेंज चाहिए, बट उस चेंज के लिए क्या कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। क्योंकि आज की डेट में हम एक ऐसी जनरेशन में रहते हैं जहाँ पे लोगों को ग्रेटनेस के रिजल्ट्स तो चाहिए, बट उसके लिए संघर्ष नहीं करना, डिस्कम्फर्ट नहीं करना टू अचीव दैट। हमें सक्सेस चाहिए लेकिन स्ट्रगल नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, लेकिन हमको खुद को चेंज करने की बात आती है तो फटनी शुरू हो जाती है। बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी इसलिए बनाई थी क्योंकि वो बिलीव करते थे इंडिपेंडेंस लाने के लिए एक्शन चाहिए होता है। हजारों लोगों ने उनको ज्वाइन किया, ये जानते हुए कि हो सकता है मैं कभी अपने घर वापस ना लौटूं, अपने बच्चे के पास, अपनी बीवी के पास, अपने माँ बाप के पास, अपने भाई बहन के पास, अपनी फैमिलीज छोड़ दी, अपना कंफर्ट छोड़ दिया, अपनी सेफ्टी छोड़ दी। क्योंकि उनका जो बिलीव सिस्टम था ना वॉज मच बिगर देन एनी ऑफ दीज दैट आई टोल्ड यू। ये सब कुर्बान कर दो, इन सब के कंफर्ट को कुर्बान कर दो, लेकिन जो जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं वो उससे भी बड़ा है। और इसी चीज़ ने सुभाष चंद्र बोस को अलग बना दिया। उन्होंने एक बहुत ही कड़वा सच समझ लिया, हर एक स्वतंत्रता की लड़ाई की एक कीमत होती है। एक नेशन सिर्फ ऐसे बिल्ड नहीं होता कि आप राइट्स डिमांड कर रहे हो और आपका नेशन बन गया। इट इज बिल्ड बाय पीपल एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में खुद लो। लेकिन आज अगर बोस इंडिया को देखते ना तो उनके जहन क्या, वो बोल भी देते, एक सबसे बड़ा सवाल उठता, क्या लोग सही में आज की डेट पे पेट्रियोटिक है, देशभक्त है अंदर से? आर दे पेट्रियोटिक एनफ? मे बी ही वुड आस्क, आर पीपल डिसिप्लिन्ड एनफ? उस पेट्रियोटिज्म को पा के
रखने में और उसको बरकरार रखने में आर दे डिसिप्लिन? क्योंकि एक देश से प्यार करना, देश प्रेमी होना बड़ा आसान है। अपने देश के बारे में पोस्ट कर देना, अच्छी अच्छी बातें, बड़ा आसान है। लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में लड़ना देश के बारे में, भैया मैं सबसे बड़ा देशभक्त, नहीं 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 नहीं, मैं सबसे बड़ा देशभक्त, तू तो ये है, तू तो इस रिलीजन का है, तू तो इस कास्ट का है, तू तो इस कम्युनिटी का है। एक्सट्रीमिज्म पे जाकर उसको नीचा दिखाना सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं सबसे बड़ा देशभक्त, क्या वो एंटी नेशनल नहीं है? अपने ही देश के आदमी को तुम नीचे खींच रहे हो, अपने ही देशवासियों के साथ तुम्हारे में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, क्या वो एंटी नेशनल नहीं है? तो ये सब करना आसान है, दोस्त कमेंट सेक्शन में बैठ के रजाई गर्म करते करते मजे ले लो। लेकिन मुश्किल काम क्या है? अपने देश को बनाना, अपने देश को जोड़ना, अपने देश को रेवोल्यूशनाइज करना, तरक्की करवाना। उसके लिए पेशेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, कैरेक्टर चाहिए और कुर्बानी, सैक्रिफाइस चाहिए। एक कंट्री पावरफुल ऐसे नहीं बन जाती जब उसके सारे लोग मिलकर आवाज उठाना, चिल्लाना शुरू कर दें, गाली गलौज करना शुरू कर दें। वो पावरफुल तब बनती है जब लोग उसको ऊपर पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस साहस पे भरोसा रखते थे। करेज, नॉट द करेज ऑफ एंगर, नॉट द करेज ऑफ हेट्रेड, बट द करेज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, जब चीज़ें डिफिकल्ट हो जा रही है, जब आपके खिलाफ सब लोग खड़े हुए, और शायद यही अनकंफर्टेबल शीशा है जो आज की डेट पे बोस आपके थोपड़े के सामने रख देते, हम सबके सामने रख देते कि हम क्या एक ऐसी जनरेशन बन रहे हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेंट करता है, या फिर हम एक ऐसी जनरेशन बन रहे हैं जो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालता है। ये क्या पॉलिटिशियन निकालेंगे, ये क्या ब्यूरोक्रेट्स निकालेंगे, ये क्या सिस्टम निकालेगा? हम यूथ, हम नौजवान खुद निकालेंगे। आर वी वेटिंग फॉर समवन एल्स टू फिक्स थिंग्स कि भैया प्लम्बर आएगा, मेरे नल के ठीक करके चले जाएगा? या फिर हम खुद ये मोर्चा उठाना चाहते हैं कि हम वो बनेंगे जनरेशन जो आने वाली 50 साल 100 साल को चेंज कर देंगे? सुभाष चंद्र बोस ने सवाल पूछा, आप लोग लिखिए आप क्या कर रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे, जैसे मैं तो भाई मेरा गोल है फिलॉसफी से जागरूक करना, रैशनल थिंकिंग लाना, लॉजिकल थिंकिंग लाना, डेवलपमेंट की बात करना थ्रू रैशनैलिटी। देश को कैसे बेहतर बना सकते हैं? जितनी इंटेलेक्चुअल जनता, जितनी रैशनल जनता, उतना करेगा देश तरक्की। मेरा ये गोल है। हम लॉन्ग गेम के लिए आए 50-100 साल वाले की साला 200 साल बाद भी अगर यूट्यूब कोई खोल के देखेगा तो देसी फिलोसफर नाम का एक बंदा जिसको लोग प्यार से खान बाबा बुलाते थे, वो वीडियोस बनाता था, लोगों को जागरूक करता था। लांछन उछालने वाले उछालेंगे, लेकिन मित्र तू भी जो काम कर रहा है करता रहे, कभी भी भटकियो मत। क्योंकि बोस कभी भी लग्जरी नहीं चाहते थे इंतजार करने की या परफेक्ट मोमेंट की, भैया कल से, भैया परसों से। मोमेंट बनाना पड़ता है। वो अनसर्टेनिटी में गए, उन्हें नहीं पता था कल क्या होगा, उन्होंने संघर्ष चूज किया ओवर कंफर्ट। वो भी रजाई गर्म कर सकते थे आराम से बैठ के ब्यूरोक्रेसी में, किया उस बंदे ने नहीं किया, क्योंकि उस बंदे को भरोसा था। खुशहाल और बेटर फ्यूचर आपको तश्तरी में रख के नहीं दिया जाता, वो एक जनरेशन बिल्ड करती है। और शायद ये सबसे बड़ा लेसन है सुभाष चंद्र बोस का, जो वो पीछे छोड़ के हम लोगों के लिए चले गए, जो कि ये है कि स्वतंत्रता सिर्फ ये एबिलिटी नहीं है कि आप खड़े होकर डिमांड करें किसी चीज की, भैया हमें ये करो जी हो गया, हमें वो करो जी हो गया। विरोध तो सामने से आएगा। स्वतंत्रता है कि आप अपने अंदर वो साहस लाए, इंडिविजुअल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएं और बदल डालें अपना देश। बट इससे भी एक लेवल आगे जाएं तो फ्रीडम का एक और बहुत खूबसूरत सी चादर आती है। बिकॉज इवन आफ्टर अ नेशन बिकम्स इंडिपेंडेंट, एक और सवाल आता है, क्या उस नेशन में रहने वाले सारे सिटीजन, सारे लोग, सारी जनता सही में फ्री हैं? क्योंकि इन लोगों ने फॉरेन कंट्रोल तो हटा दिया, विच वॉज वन बैटल, या आपके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है, आपको रिप्रेस और सप्रेस कर रहा है, उनको हटा दिया, तानाशाह लोगों को हटा दिया, तो एक लड़ाई है। जो सबसे बड़ा संघर्ष, जो सबसे बड़ी बैटल तो भी बची है, विच इज़ कि जिस सोसाइटी में अब हम रह रहे हैं, क्या वहाँ पे हर एक इंसान को इक्वल डिग्निटी, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? दोस्त, जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना, तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं था कि अब इंडिया पे रूल कौन करेगा, उससे बड़ा एक सवाल सबके सामने आया, अब हम जो सोसाइटी बनाएंगे वो किस तरीके की सोसाइटी होगी। पहले तो भैया मुगल आ गए, रेल गए, उसके बाद अंग्रेज आ गए, रेल गए। अब भैया हमें खुद का देश खुद से अपने हाथों से बनाना है, क्योंकि फॉरेन रूल हटाना हजारों साल का एक संघर्ष था, एक वॉर थी, एक बैटल थी। बट एक ऐसा नेशन बनाना जो कि केपेबल इनफ है खुद को गवर्न करने के लिए, वो एक अलग ही संघर्ष है। और यहाँ पे एक इंसान की बात आती है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस सोच में निकाल दी, इस विचार में निकाल दी, थिंकिंग डीपली अबाउट दिस प्रॉब्लम, B.R. अम्बेडकर, जिनको हम प्यार से बुलाते हैं बाबा साहब। मोस्ट पीपल रिमेंबर अम्बेडकर एज, भाई वो चीफ आर्किटेक्ट रहे हैं, वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं, बट उनकी फिलॉसफी ना भैया बहुत आगे जाती थी। ही वाज नॉट जस्ट राइटिंग लॉज, वो एक बहुत ही गहरा सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे कि आप एक ऐसी सोसाइटी कैसे बना सकते हैं जहाँ पे इंसान फ्रीडम, डिग्निटी और इक्वालिटी के साथ रह सके और किसी को भी वहाँ पे दिक्कत नहीं हुई।
बी आर अम्बेडकर ने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझी। एक कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक देश को नहीं बचा सकता। एक डॉक्यूमेंट लोगों को राइट तो दिला सकता है, बट जो माइंडसेट है ना लोगों का, वो डिसाइड करते हैं क्या वो राइट्स सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे। और इसी वजह से अम्बेडकर साहब जो है ना बात करते थे एक चीज की जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जिसका मतलब है कि डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं होती कि हर 4 से 5 साल बाद आप आओ भैया वोट करके चले जाओ। वो है रिस्पेक्टिंग रूल्स, वो है रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, वो है क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना, वो है अंडरस्टैंडिंग कि जो पावर है जिसको तुमने वोट करके पावर में डाला है उस पर सवाल उठाना और उस पावर को देश से इक्वेट नहीं कर देना। उसका काम है देश चलाना, उसका काम है देश बन जाना नहीं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एक डेंजरस सोसाइटी वो नहीं है जहाँ पे लोगों के पास कोई स्वतंत्रता नहीं, बट एक डेंजरस सोसाइटी वो सोसाइटी है जहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम तो है, बट धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी वो एबिलिटी टू इंडिपेंडेंट थिंकिंग और रैशनैलिटी और लॉजिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है। और यहाँ पे बी आर अम्बेडकर बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है आज की डेट पे। वापस इमेजिन करिए, हमने देख लिया ये भगत सिंह आ गए, सुभाष चंद्र बोस आ गए, अब बाबा साहेब भी अगर आ जाए आज की डेट पे 2026 में, जो हमारे देश में हो रहा है, जो युवा की थिंकिंग है वो मॉडर्न इंडिया को देख रहे हैं और बात करते हैं, वो शायद एक देश को देखेंगे भैया एनर्जी से भरा हुआ है, यंग लोग, युवा, नौजवान एम्बिशन से भरे हुए हैं। बट वो एक सवाल जरूर उठाते हैं, क्या आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड बन रहे हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्निटी, या फिर आप सिर्फ और ज्यादा सर्टन बनते जा रहे हैं, हम तो सीना ठोक के ये, हम तो सीना ठोक के वो। बिकॉज वो भी ये कहते हैं आज की डेट पर यह अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। हमारे जमाने में तो चैट जीपीटी भी नहीं था, एक एंटर मारो तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं, मोबाइल के ऊपर बग डालो। बट इन्फॉर्मेशन विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग बहुत खौफनाक बन जाती है, क्योंकि लोग हमेशा सत्य की तलाश में नहीं निकलते दोस्त, कभी कभार वो प्रूफ ढूंढने की तलाश में निकलते हैं कि मैं कैसे साबित कर लूं मैं ही सही हूं। तुम्हारी बात इसलिए नहीं सुनते कि वो समझना चाहते हैं इस दुनिया को, वो इसलिए सुनते हैं जिससे अब मैं इसकी कैसे मारूं, अब मैं इसकी कैसे लूं, अब मैं कैसे इसकी बेइज्जती करूं, अब मैं ऐसा कैसे रिस्पॉन्स लिखूं कि इसकी वाट लग जाए। वो अपने साइड पे कभी सवाल नहीं उठाते, चाहे तुम कोई रिलीजियस इंसान ले लो, चाहे तुम कोई पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएटेड इंसान ले लो, चाहे तुम कोई आइडियोलॉजिकल एफिलिएटेड इंसान ले लो कि भैया मेरी साइड बेस्ट साइड। वो सिर्फ दूसरी साइड पे सवाल उठाते हैं। और बी आर अम्बेडकर का ये मानना था 100%, जब तक आपके अंदर रीजनिंग करने की एबिलिटी नहीं होगी तब तक सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि हर सोसाइटी में ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर्स होते हैं, बिलीफ होते हैं और सिस्टम होते हैं जो लोग अपने ऊपर लागू करते हैं। बट सवाल ये उठता है कि क्या ये आइडियाज सही में आज भी ह्यूमैनिटी की मदद कर रहे हैं, या फिर हम सिंपली उन आइडियाज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर फेमिलियर। मेरे पापा ने कहा था भैया, मेरे मामा ने कहा था, मेरे चीचा ने कहा था, मेरे दादा ने कहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम मेरी आइडिया छोड़ो, तुमने उनकी बात को निगेट कर दिया इसलिए मैं उखड़ रहा हूँ। भैया मेरे बाप के अगेंस्ट बोल दिया, बच्चे मारते हैं ना एक दूसरे को, पापा को बाप क्यों बोल दिया, मैं मारूंगा। और शायद यही सबसे बड़ा चैलेंज है जो अम्बेडकर आज के यूथ को देते हैं। ओपिनियंस लेके अपने ऊपर गमछे की तरह मत ओढ़ लो, मत लपेट लो कफन की तरह लोगों के ओपिनियन, उनको एग्जामिन करो, उनका पोस्टमार्टम करो, उनका चीर हरण करो, सिर्फ आइडियाज को रिपीट मत करो, उनको अंडरस्टैंड करो, समझो, सिर्फ राइट्स और अपना हक डिमांड मत करो, उन हक के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है उनको समझने की कोशिश करो। चूंकि एक डेमोक्रेसी सर्वाइव इसलिए नहीं करती कि उस डेमोक्रेसी में गुड लीडर्स है, वो इसलिए भी सर्वाइव करती है क्योंकि आम जनता ये गूदा ले आती है या अब हम सोचेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम सोचेंगे। लड़ाई और क्रांति सड़क पे निकल के तो बिल्कुल होती है, ज़रूरी है अगर आप बोस के अकॉर्डिंग जाए, अगर आप भगत सिंह के अकॉर्डिंग जाए, लेकिन आप बाबा साहेब के अकॉर्डिंग जाए तो सोच से शुरू होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों सोच को बहुत ऊपर रखते हैं। लड़ाई वहाँ पे भी है, लड़ाई यहाँ पे भी है, लड़ाई आपकी आपके साथ है, आपकी खुद से है। अंबेडकर का जो सपना था वो सिर्फ एक पावरफुल इंडिया बनाने का नहीं था, वो एक थॉटफुल इंडिया बनाने का था। एक ऐसा देश जहाँ पे डिबेट्स, सवाल और सत्य की खोज स्ट्रॉन्गर है हेट्रेड से और गाली गलौज से, यहाँ पे रीजनिंग स्ट्रॉन्गर है ब्लाइंड बिलीफ से, ब्लाइंड डिवोशन से, अंधभक्ति से। यहाँ पे रहने वाले हर नागरिक का फ्यूचर लिमिटेड नहीं है बाय द सर्कमस्टेंसेस दे वर बोर्न इनटू। मे बी अगर आज की डेट पे अंबेडकर वापस से आ जाते तो उनका सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि भैया तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी के वफादार हो या किसी कम्युनिटी के, किसी रिलीजन के या किसी आइडियोलॉजी के वफादार हो। उनका सवाल बस एक होता कि तुम सत्य से कितना वफादार हो, जबकि वो सत्य तुम्हें पता है, तुम्हारे खुद के बिलीव जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे अंदर इंस्टॉल करे जा रहे हैं उनको चैलेंज करते हैं। लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा मित्र, तुम सत्य से कितने वफादार हो? क्योंकि अल्टीमेट फ्रीडम ये नहीं होती कि आप स्वतंत्रता पाले एक्सटर्नल कंट्रोल से, इट इज फ्रीडम फ्रॉम
फ्रॉम इग्नोरेंस। भैया इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, इग्नोरेंस इज मेनी टाइम डिस्ट्रक्शन। क्या तुम फ्री हो उस डर से? क्या तुम फ्री हो उस इनएबिलिटी से, वो नपुंसकपना जो तुम सवाल नहीं उठाने का क्रिएट करते हो? पीछे मुड़ के देखो तो अब शायद रियलाइज होता है सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों ने कर दी वॉज हमने अपने हीरोज को स्टैचूज में बदल दिया। क्योंकि स्टैचूज बड़े आसान होते हैं भैया पूजने, बट आइडियाज आर वेरी हार्ड टू फॉलो। भगत सिंह ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि वो अंधा होकर कोई भी उन्हें फॉलो करे, अंधाधुंध फॉलोइंग चल रही है। वो चाहते थे हम सोचें। बोस ने इसलिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ी थी या देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी जिससे कि वी कुड ओनली डिमांड फ्रीडम की, फ्री दे दो हमें भाई, फ्रीडम दे दो हमें। वो चाहते थे कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं लिखा था कि हम हर साल 26 जनवरी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जश्न मनाएं, सेलिब्रेट करें। वो चाहते थे कि हम उसको प्रैक्टिस करें, हम उसको अपनी निजी जिंदगी में अप्लाई करें। तो भाई 100 बात की एक बात, इन सब ने हमें सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं दी और भी कुछ बहुत अनमोल दिया। इन्होंने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी सवाल उठाने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसा बिल्ड करने की कि हम सिर्फ अपनी पुश्तैनी ऊपर से आई हुई चीज़ों को आगे ना बढ़ाते जाएं, उनको इवॉल्व करवाएं, उनको बेटर करें। क्योंकि असली स्वतंत्रता ऐसे नहीं आती कि आप उन लोगों की मेमोरी प्रिजर्व करके बैठे हैं जिन्होंने उस लड़ाई को लड़ा था आप सबके लिए, हम सबके लिए। फ्रीडम पता है कब आती है? जब आप उनकी कही हुई बात पे खड़े उतर जाए। अगर आत्मा जैसा कोई कॉन्सेप्ट तुम मानते हो, लेट से एग्जिस्ट करता है, आई डोंट नो व्हाट यू बिलीव इन और नॉट, उनकी आत्मा को तब शांति मिलेगी कि हाँ भैया, सिर्फ मेरी बातों को ये साल में एक बार माला नहीं चढ़ाते हैं, उसको सही में अप्लाई करते हैं, उन पे अमल करते हैं। मुझे ऐसी सेना चाहिए थी, मुझे ऐसी जनता चाहिए थी, मुझे ऐसे सिटीजन चाहिए थे, हमें, नॉट मुझे। 3 लोग कह रहे हैं आपसे। असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये तीनों आज के, या ये तीनों क्या, ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, आज तो हमने 3 के बारे में बात करी, जितना मेरा थ्रोट स्टैंड कर सकता है कंटेंट क्रिएशन कर करके बहुत बुरी हालत हो गई है, क्या वो आज के हिंदुस्तान से प्राउड होते? क्या ये सवाल हमें पूछना चाहिए? या फिर हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि आज अगर वो जिंदा होते तो वो साहस, वो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, वो कैरेक्टर जिन चीज़ों के लिए इन लोगों ने सैक्रिफाइस दे दिया था, उसको वो पहचान पाते हम सब में। अगर वो हम सब की आंखों में आंख डाल के देख पाते तो दोस्त वो समझ पाते कि हाँ, यब तू वो इंसान है मित्र जिसके लिए मैं कुर्बानी दे गया था। क्योंकि कंट्री सिर्फ हीरोज़ पे नहीं बनती है दोस्त, वो जनरेशन्स पे बनती है जो कि रिफ्यूज़ कर देते हैं उन आइडियाज़ को भुलाना जिन आइडियाज़ के लिए उन हीरोज़ ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से देखना। तो भाई एवं बहन लोग, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से। इस वीडियो को एक और रीज़न ना बना ले आप एक दूसरे पे हेट छोड़ने का, क्योंकि मुझे पता है बहुत अलग अलग आइडियाज़ के लोग आएंगे, मुझसे भी बहुत लोग एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे। नीचे गंदगी मत करना दोस्त, क्योंकि देयर इज़ ऑलरेडी एनफ हेट्रेड इन दिस वर्ल्ड। बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है, बहुत डिवीजन है। हमें वो सब अब नहीं चाहिए। हमें और जिज्ञासा चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए। हमें और ऐसे लोग चाहिए जो कि बेहतर सवाल उठाने के लिए तैयार हैं, और ऐसे लोग चाहिए जो गहराई में जाके सोचने के लिए तैयार है, और ऐसे लोग चाहिए जो कि बेहतर कॉन्वर्सेशंस और वार्तालाप करने के लिए तैयार है, इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टेड ऑफ डिबेट की मैं जीत गया। अगर इन आइडियाज़ पे चाहे तुम किसी के ऊपर भी 1% भी भरोसा, मैं तो बोलता भी नहीं इन सारे फ्रीडम फाइटर्स पे तुम भरोसा करो, तुम एग्री करोगे नहीं करोगे यार बहुत चीज़ों पे, बट ½ % भी अगर ये आइडियाज़ मूव करते हैं ना, या फिर जितने मैं आइडियाज़ इस चैनल पे बताता हूँ, क्रांतिकारी फिलोसफर्स, फ्रीडम फाइटर्स भी छोड़ो, फिलोसफर्स, एंड इफ यू बिलीव फिलोसफी, विजडम, रैशनल थिंकिंग शायद थोड़ा सा हमारी सोसाइटी को बेहतर बना दें, या जिस भी देश में आप उस देश को बेहतर बना दें, तो भैया कॉन्ट्रीब्यूट करो इस कॉज की तरफ इन वॉट एवर वे यू कैन। एक यूट्यूब चैनल शुरू करो, एक इंस्टाग्राम पेज शुरू करो, अगर आपके देश में टिकटॉक चलता है टिकटॉक शुरू करो, आइडिया शेयर करो, किताबों के बारे में बात करो, फिलोसफर्स के बारे में बात करो, ऐसे लोगों के बारे में बात करो जो दूसरे लोगों को सोचवाने पे मजबूर कर देते थे। क्योंकि हर सोसाइटी ना दोस्त एक पत्थर की तरह धीरे धीरे तराशी जाती है बाय द आइडियाज दैट बिकेम पॉपुलर। और अगर हम सबको एक बेहतर सोसाइटी बनना है तो हमें बेटर आइडियाज चाहिए, हमें बेटर आइडियाज का फैलाव चाहिए, हमें चाहिए बेटर आइडियाज आग की तरह फैल जाए। तो सिर्फ नॉलेज को कंज्यूम मत करो, उसको आगे बढ़ाओ, लोगों में बांटो। बिकम समवन हु एड्स मोर विजडम टू द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ मोर नॉइज। हल्ला बहुत है भैया, और हल्ला मत करो। अगर तुम फ्यूचर में या अभी भी बनाते हो कुछ इंटेलेक्चुअल कंटेंट या इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, फिलोसफी या रैशनल थिंकिंग रिलेटेड कंटेंट दिल से डालते हो, तो डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। नीचे मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, बता भी देता हूँ, desiphilosopher.official डॉट है बीच। मैं जेन्युइनली प्यार से आपका काम सपोर्ट करूंगा, करता आया हूं, आपके काम को शेयर करूंगा
और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके काम को और लोग देखें, डिस्कवर करें। और दोस्तों मेरे मानने में सबसे बड़ा तरीका किसी भी फ्रीडम फाइटर, किसी भी फिलोसोफर के आइडिया को रिस्पेक्ट देने का जो हमसे पहले आए, वो ये नहीं है कि आप उनके नाम याद करके कब पैदा हुए थे, क्या क्या उन्होंने काम करे हैं उसमें बैठ जाएं। इट इज बाय कंटिन्यूइंग देयर मिशन, विच इज देयर मिशन इज टू थिंक, सोचना और सवाल उठाना, और इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाना, जो दुनिया वो सारे क्रांतिकारी छोड़ के गए थे पीछे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं यहाँ पे एक और ऐसा वीडियो डाल दूंगा जो आपको बड़ा इंटरेस्ट और दिलचस्पी दिलवाएगा, तो इसके बाद सीधा उस वीडियो पे जाइएगा। चलिए जाइए।